हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, कंपेयरिंग वीटो पावर। जस्ट अ सेकंड, यस, कंपेयरिंग वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम कंपेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है गवर्नर की जो भी पावर है वो आपको पता लगती रहेंगी, ठीक है। कंपेयर करना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए बुक ने कंपैरिजन में इनकी पावर्स को दिया गया है। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी प्रेसिडेंट के पावर की और आप गवर्नर की पावर भी देख लेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की है एवरी ऑर्डिनरी बिल। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट मेकिंग लॉज, ठीक है। लॉज को बनाती है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो उस लॉ को बनाने के लिए पहले बिल पास करना पड़ता है। जब पार्लियामेंट बिल को पास कर देती है उसके बाद एसेंट के लिए सेंट्रल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए वो बिल जाता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। और सेम चीज स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास जाता है वो बिल एसेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है बिल से रिगार्डिंग और प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी है। वैसे हम पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट की, बट कंपैरिजन में हम दोनों की पढ़ लेते हैं, साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डिनरी बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल इसलिए यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस बिल और मनी बिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउस कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। जब इन दोनों हाउसेज में से बिल पास हो जाता है ऑफ द पार्लियामेंट या फिर सिंगल या फिर एट अ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। सिंगल हाउस कर देता है उसको पास या फिर जॉइंट सिटिंग के द्वारा होता है, ठीक है। इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के सामने वो बिल पेश किया जाता है ताकि प्रेसिडेंट अपना एग्रीमेंट उस बिल पर दे दे और जाके वो क्या बन जाए? एक्ट बन जाए, ताकि एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो आफ्टर इट इज पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इधर सिंगली और एट ए जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर एसेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास एसेंट देते टाइम, ठीक है, उनके पास बिल आया, वो एसेंट कितनी तरह से दे सकते हैं, ठीक है, और एसेंट कितनी तरह से नहीं दे सकते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वीटो पावर में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वीटो पावर का मतलब होता है कि आपने डिसएग्री कर दिया उस पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रेसिडेंट मे गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल, ठीक है। या तो वो बिल को क्या दे दे? सीधा एसेंट दे दे और बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। उसके बाद की जो पावर है वो क्या है? प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, ठीक है, क्योंकि उसमें एसेंट नहीं देते, वो डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करते हैं? प्रेसिडेंट में विद होल्ड का मतलब है रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। हिज और हर एसेंट टू द बिल, वो बिल को रिफ्यूज कर देते हैं। द बिल देन एंड्स, और फिर वो बिल क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता है, डज नॉट बिकम एन एक्ट, ठीक है। ये समझ आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। अब बुक भी आपसे यही जो है एक्सपेक्ट करिए कि आप वीटो पावर पढ़ के आए हैं, ठीक है। कहीं आप सोचो यहाँ पे वीटो पावर लिख तो दिया है पर उन्होंने नाम नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। मैं प्रेसिडेंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग से लेक्चर्स को स्टार्ट करें। प्रेसिडेंट मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो सेकंड पावर उनकी होती है सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है सस्पेंसिव में कि वो डिसएग्री करते हैं स्टार्टिंग में। डिसएग्री किस तरह से करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, तो वो करते क्या है? वो उस बिल को क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं कि एक बार और इसको कंसीडर करो, ठीक है, इस पे सोच विचार करो, ठीक है। सो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ताकि वो उस बिल को रिकंसीडर करे, ठीक है, ऑफ द हाउसेस, ठीक है, पार्लियामेंट को।
हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट को दोबारा वो बिल दे देते हैं ताकि वो उस पर जो है रिकंसिडर करे, दोबारा सोच विचार करे, ठीक है। इफ द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस अगेन, अगर जो हाउस है वो अमेंडमेंट का मतलब उसमें कुछ ऐड करना, कुछ चेंज करना, कुछ चीज खत्म करना, तो उस चीज को विद और विदाउट अमेंडमेंट दोबारा से उसी बिल को प्रेजेंट कर दे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, कि आपको एसेंट देना है इस पे, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उन्हें उसका एसेंट देना ही होगा, वो ये नहीं कर सकते कि उसको विद होल्ड कर दें, ठीक है। अब उनके पास सिर्फ एक ही जो है राइट बचा है आफ्टर रिटर्न कि उनको एसेंट देना पड़ेगा अगर जो पार्लियामेंट ने दोबारा उस बिल को भेज दिया है प्रेसिडेंट के पास। Thus the president enjoy only सस्पेंसिव वीटो, और इसी को सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, ठीक है, कि रिटर्न के बाद अगर दोबारा वो बिल उनके पास आ गया तो उन्हें एसेंट देना पड़ेगा। अब गवर्नर के पास क्या है? अब स्टेट लेजिस्लेचर जब भेजता है बिल को तो गवर्नर के पास कौन कौन से राइट है, ठीक है। आफ्टर इट इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ यूनिकैमरल, मतलब उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उस स्टेट में, और बाय बोथ द हाउस इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब उसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और असेंबली भी है, इधर इन द फर्स्ट इंस्टेंस और इन सेकंड इंस्टेंस, ठीक है, इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज और हर एसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को भेजा जाता है क्या? एसेंट, मतलब कि गवर्नर जो है अपना एसेंट दे उस बिल पे, तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। प्रेसिडेंट के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन गवर्नर क्या होते हैं? एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उनके ऊपर एक कौन है? याद कराने के लिए बोल रही हूं, उनके ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है। बाकी गवर्नर कोई सबॉर्डिनेट नहीं है या कोई एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये चीज है। बट अब बस मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर के पास एक और पावर हो सकती है बिल की, कि वो प्रेसिडेंट के पास बिल रिजर्व करा सके। वो ये 3 तो होती ही होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती है, +1 एक और पावर होती है। तो अब हम पढ़ते हैं, पहली 3 तो बिल्कुल सेम होती है, ठीक। तो पहली क्या होती है? या तो वो एसेंट दे दे बिल पे और बिल क्या बन जाए? एक्ट बन जाए। दूसरा क्या होता है कि वो रिफ्यूज कर दे, ठीक है, तो बिल एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा। थर्ड होता है वो रिटर्न कर दे बिल को हाउसेस को, और बिल पास कर दिया जाए हाउसेस के द्वारा विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा? एसेंट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट को दिया जा रहा था। तो दस द गवर्नर एंजॉय ओनली सस्पेंसिव वीटो, सेम, ठीक है, सेम है 3। लेकिन फोर्थ जो +1 है, +1 क्या है गवर्नर के पास? गवर्नर में रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर कोई बिल है, ठीक है, और गवर्नर को लग रहा है कि वो रिजर्व होना चाहिए, मतलब इस बिल को एसेंट देने के लिए ये किसके द्वारा व्यू किया जाना चाहिए? प्रेसिडेंट के द्वारा व्यू किया जाना चाहिए। अगर गवर्नर को ऐसा लग रहा है तो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, उसको रिजर्व कर सकते हैं। मतलब अब जो गवर्नर की जो ड्यूटी है उस बिल के रिगार्डिंग नहीं है, अब जो प्रेसिडेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, प्रेसिडेंट उस बिल को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखो, अब जो है स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग हम देखते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर अब रिजर्व कर दिया गया है बिल प्रेसिडेंट को बाय गवर्नर, तो क्या होता है? व्हेन अ स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो गवर्नर ने रिजर्व कर दिया वो बिल ताकि प्रेसिडेंट उसके बारे में सोच विचार करे, कंसिडरेशन करे। तो इसके लिए प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सेम होता है कि एसेंट दे दे वो ताकि वो एक्ट बन जाए, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेसिडेंट में विद होल्ड, ठीक है, मतलब रिफ्यूज कर दे, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 हैं ये सेम है, ठीक है, फर्स्ट 2 सेम है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में, और ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट यूनियन से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड, इनमें डिफरेंस आ जाता है।
ठीक है। सेंट्रल सिस्टम में और स्टेट सिस्टम में बिल के रिगार्डिंग जो है डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है कि अगर रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट सेंट्रल सिस्टम में, अगर पार्लियामेंट उस बिल को जो रिटर्न किया है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो दोबारा भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या देना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। लेकिन स्टेट सिस्टम में एसेंट क्या देना पड़ेगा, ही शुड। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशन है, उनकी मर्जी है, वो दे या ना दे। यहाँ पे एसेंट दे या ना दे, ठीक है, देना या फिर नहीं देना, ठीक है। तो उनकी क्या हो जाती है इसमें, तो बस यही डिफरेंस है। अब देखो, पढ़ के देखो। प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। व्हेन बिल्स आर रिटर्न, ठीक है, तो हाउसेज हैव टू रिकंसिडर इट विद इन 6 मंथ। देखो इसमें टाइमलाइन भी है, यहाँ पे कहीं टाइमलाइन दी है सेंट्रल सिस्टम में, नहीं दी गई। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस लिख देना, यहाँ पे टाइमलाइन मेंशन नहीं की गई है, टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो अगर दोबारा रिटर्न जो है कर दिया गया बाय प्रेसिडेंट, तो उन्हें 6 मंथ में उस हाउस को वो रिकंसिडर करना पड़ेगा और फिर वो पास करना पड़ेगा, अगर उन्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पास उन्होंने कर दिया, ठीक है, तो विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो और प्रेसिडेंट को जो है वापस दे दिया उस बिल को ताकि वो एसेंट दे दें, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। जैसे सेंट्रल सिस्टम में बाउंड है, यहाँ पे वो बाउंड नहीं है कि उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट मे गिव हिज और हर एसेंट टू सच ए बिल और विदहोल्ड हिज और हर एसेंट। यहाँ पे तो क्या था, एसेंट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, मतलब विद होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। when the governor reserve a bill for the consideration of president, ठीक है। अब उन्होंने प्रेसिडेंट को वो बिल रिजर्व कर दिया, तो गवर्नर विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल। मैंने यहाँ पे बताया ना, गवर्नर का अब कोई रोल नहीं रहता, प्रेसिडेंट के पास वो जो है रोल रह जाता है, ठीक है। have any further role in enactment of the bill. If the bill is written by the president for reconsideration of the house and is passed again, the bill must be presented again for the president assent only. मतलब वही सेम चीज कि जब हाउस के पास रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद क्या अगर रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न मैं ये कह रही हूँ कि प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। यहाँ पे रिटर्न किसने कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर को। रिटर्न का मतलब मैं कह रही हूँ कि दोबारा भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने उसी बिल को, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अब उन्होंने जब रिटर्न किया है तो वो मस्ट है कि अगर रिटर्न कर रहे हैं तो मस्ट है कि वो अब जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है। For the president assent only. If the president give his or her assent to the bill, अगर वो assent दे देते तो एक्ट बन जाता है। इसका मतलब assent of the governor is no longer required। तो 4th पॉइंट में जो है गवर्नर का assent रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनी बिल से रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का मनी बिल से रिगार्डिंग क्या पावर रहती है और गवर्नर की क्या रहती है। एवरी मनी बिल, जो भी मनी बिल है, आफ्टर पार्लियामेंट जब भी उसको पास कर देती है, इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास वो भेजा जाता है एसेंट के लिए। तो उनके पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग। पहला देखो, तीन ही वीटो पावर है ऑर्डिनरी बिल में। तो मनी बिल में जो थर्ड पावर है वो नहीं होगी, ठीक है। मनी बिल में थर्ड पावर कौन सी थी, सस्पेंसिव वीटो। मनी बिल में वो क्या है, वो जो है प्रेसिडेंट के पास मनी बिल में वो पावर नहीं है कि वो रिटर्न कर दे। इसका मतलब पहली दो है, या तो एसेंट दे दे या ना दे दे, ठीक है, क्लियर है। मनी बिल में बस यही 2 पावर है। ही और शी में गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल, ताकि वो एक्ट बन जाए। दूसरा विद होल्ड कर ले, मतलब रिफ्यूज कर दे उस बिल को, तो बिल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और नॉट बिकम एन एक्ट, ठीक है। तो वो एक्ट क्या है, नहीं बनेगा। लेकिन मनी बिल क्या होता है, मनी बिल हमेशा क्या होता है, प्रायर परमिशन से। मतलब पहले गवर्नमेंट जो है परमिशन लेती है किसकी, प्रेसिडेंट की, कि हम ये मनी बिल
पार्लियामेंट में पास कर दें तो प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही मनी बिल जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब प्रेसिडेंट जो है उसको एसेंट ना दे, क्योंकि उनकी प्रायर परमिशन से हुआ है, तो मोस्टली क्या होता है वो जो है एसेंट दे देते हैं। तो यही चीज लिखी है, दस द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल। थर्ड पावर यहाँ पे नहीं होती है फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ कि आपको रिटर्न कर सकते हैं, तो थर्ड पावर नहीं होती है जो हमने ऑर्डिनरी बिल में देखा था, ठीक है। नॉर्मली द प्रेसिडेंट, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं मनी बिल को, गिव his or her assent to a money bill as it is introduced in the parliament with his or her previous permission। पहले उनकी परमिशन ली जाती है, फिर जो है क्या होता है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अब गवर्नर की क्या होती है, एवरी मनी बिल सेम, जब स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, गवर्नर के पास मनी बिल जो है प्रेजेंट करते हैं एसेंट लेने के लिए, तो उनके पास कितने अल्टरनेटिव होते हैं, 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रेसिडेंट के कौन से होते हैं, 2 होते हैं। और गवर्नर के पास, हमेशा गवर्नर के पास क्या रहेगा बिल में, एक एक्स्ट्रा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर देंगे उसका, ठीक है। तो या तो वो एसेंट दे दें या फिर रिफ्यूज कर दे, विदहोल्ड कर दें, यानी थर्ड क्या रहेगा, वो रिजर्व कर दें उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए। तो गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, सेम यहाँ पे भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, थर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है वो गवर्नर के पास भी नहीं है, ठीक है। Thus the governor cannot return a bill for the reconsideration, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते रिटर्न, गवर्नर भी नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली द गवर्नर नोर गिव्स और हिज और असेंट टू अ मनी बिल, वही सेम चीज, उनकी भी प्रायर परमिशन से ही गवर्नमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करती है मनी बिल, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट का जब रिजर्व हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो जब हो जाता है या तो वो एसेंट दे दे या वो रिफ्यूज कर दे। Thus the president cannot return a money bill for the reconsideration, तो वो भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। उनके पास भी बस ये 2 ही पावर होती है, ठीक है। यहाँ भी 2 पावर होती हैं और सेंट्रल सिस्टम में भी 2 पावर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे थर्ड में था कि थर्ड पावर थी रिटर्न करने की, तो दोबारा एसेंट देना है या नहीं देना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी 2 पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 पावर है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी, दोनों में सेम है, ठीक है। When a governor reserve a money bill for the reconsideration, same will not any further role, कोई रोल नहीं रहता गवर्नर का जब रिजर्व हो जाता है मनी बिल प्रेसिडेंट के लिए। If the president give assent तो एक्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट द एसेंट ऑफ गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास रिजर्व हो गया तो। थर्ड करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब होता है, जब पार्लियामेंट, सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है, जब पार्लियामेंट रिसेस पे होती है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डिनेंस पास करते हैं, लॉ पास करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जब रिसेस में होती है तो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रेसिडेंट चैप्टर में, ठीक है। सो प्रेसिडेंट का क्या है, कैन प्रोमुलगेट, अनाउंस प्रोमुलगेट का मतलब होता है अनाउंस, वो अनाउंस करते हैं ऑर्डिनेंस, मतलब टेम्परेरी लॉ ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब सेशन में नहीं होता, मतलब रिसेस चल रही है, ठीक है। मान लो मई तक क्या था, हमारा बजट सेशन था, जून की छुट्टी होती है, रिसेस होती है, मतलब ठीक। अब जुलाई में दोबारा मॉनसून सेशन आएगा, तो जून में क्या होगा, रिसेस होगी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कोई लॉ तो पास करना पड़ेगा ना सिचुएशन को संभालने के लिए, तो उस टाइम तो पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है अपना पास करेंगे एज अ लॉ, ठीक है। When either of the two house of parliament is not in session, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो लोकसभा जो रिसेस में है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा नहीं है, तो सिर्फ लोकसभा के भी काम नहीं चलेगा, मतलब पार्लियामेंट जो बिल है वो दोनों ही जो है पास करते हैं, दोनों हाउसेस क्या करते हैं, बिल को पास करते हैं। तो अगर एक भी इन दोनों में से सेशन में नहीं है तो भी हम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। द सेकंड प्रोविजन implies that an ordinance can also be promulgated by president when only one house is in session
और दूसरा हाउस सेशन में नहीं है, और सिर्फ एक ही जो है हाउस सेशन में है, बिकॉज द लॉ कैन बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस नॉट बाय वन हाउस अलोन। वही जो मैंने सेम चीज यहाँ पे आपको बताई। प्रेसिडेंट कैन अनाउंस एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, मतलब कि सिचुएशन अभी रियलिटी में जो है जरूरी है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसलिए ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा। और इस चीज को सेटिस्फाई कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, की सच में सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है। विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम और हर टू टेक इमीडिएट एक्शन, क्या सच में ऐसी सिचुएशन है कि उनको ऑर्डिनेंस जो है वो लाना पड़ेगा टू टेक इमीडिएट एक्शन, क्या ऐसी सच में ऐसी सिचुएशन है जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है? तो इस चीज से सेटिस्फाई होकर ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस पास करते हैं। His or her ordinance making power is co-extensive with legislative power of the parliament, ठीक है। His or her ordinance making power is co-extensive with the co-extensive का मतलब है कि सेम कैसे है? जिस तरह से पार्लियामेंट बिल को एक्ट बनाता है, ठीक है, और उस एक्ट का जो स्कोप है, ठीक है, जो सेम रहता है उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जिस तरह से भी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वैसे ही सेम ऑर्डिनेंस की भी अथॉरिटी है, उसके ऑर्डिनेंस उस एक्ट की जो है वो पावर होती है सेम। जब हम पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस को हम सेम मानते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट को और ऑर्डिनेंस जो हमने अभी जो इमीडिएट एक्शन के लिए जो लॉ बनाया गया है बाय प्रेसिडेंट, तो इनकी जो पावर होती है वो सेम होती है, स्कोप सेम होता है, इम्प्लीमेंट करते टाइम ऐसा बोल रहे हैं कि को एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। दिस मीन्स ही और शी कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक। अगर सेम होता है तो इसका मतलब क्या है? जिस भी इशू या जिस भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जिस पर पार्लियामेंट का अधिकार है अकॉर्डिंग टू दिस 7th शेड्यूल, तो उसी पर जो है 7th शेड्यूल में बताए गए हैं सेंटर के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास कौन से हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर जो है ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, जो पार्लियामेंट के पास जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट हैज द सेम फोर्स एंड अफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि सेम अफेक्ट होगा और सेम फोर्स होगा उन दोनों का, ठीक है। जिस तरह से पार्लियामेंट एक्ट पास करती है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट और ऑर्डिनेंस सेम हो जाएंगे, बस वो टेम्परेरी होगा और वो परमानेंट होगा, बस इतना फर्क है। फर्स्ट क्या है, गवर्नर के पास क्या होती है, फर्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है। गवर्नर कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन, ठीक है, व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन। ये किस में बोल रहे हैं? बाई कैमरल में, नॉट इन यूनिकैमरल, ठीक है। उसके बाद और व्हेन ईदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, सेम फॉर विच स्टेट्स, जिसके पास बाई कैमरल है, मतलब काउंसिल भी है और असेंबली भी है। वरना ऑर्डिनेंस जिसमें सिर्फ असेंबली है तो उसमें क्या होगा, अगर वो सेशन में नहीं होगी, रेसिस पे होगी, तो ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, ठीक है। द लास्ट प्रोविजन इम्प्लाइज that an ordinance can be promulgated by governor when only one house is in session because a law can be passed, सेम चीज, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट पॉइंट में, बस नाम का फर्क है कि ये सेंट्रल सिस्टम में और ये स्टेट लेजिस्लेचर में है, ठीक है, ये पार्लियामेंट में और ये स्टेट लेजिस्लेचर में, बस ये फर्क है। और बस ये फर्क है कि जैसे पूरे सेंट्रल सिस्टम में क्या होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, लेकिन हर स्टेट में 2 हाउसेस नहीं होते हैं, सिर्फ 6 स्टेट्स में जो है काउंसिल्स है, बाकी सब में ओनली असेंबली है, बस ये फर्क होता है। सेकंड क्या है, गवर्नर कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही और शी सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांस, सेम बिल्कुल, ठीक है, ये मैं समझा चुकी हूँ, बिल्कुल सेम। थर्ड क्या है, हिज और हर, मतलब गवर्नर, सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहा है और यहाँ पे गवर्नर आ रहा है, बस ये डिफरेंस है। गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। दिस मीन्स इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दोनों सब सेम, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय हिम और हर हैज सेम फोर्स, सेम, ठीक है।
जो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट का जो फोर्स होगा जब हम उसको अफेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम तरह से ऑर्डिनेंस का भी वो अफेक्ट रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि वो टेम्परेरी लॉ होता है, वो जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं वो परमानेंट लॉ होता है स्टेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, लेट मी जूम। सो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, एन ऑर्डिनेंस issued by president is subject to the same limitation as an act of parliament। एक तो हो गया सब्जेक्ट, अब कोई भी पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, ठीक है, और उस पर जो भी लिमिटेशंस होती हैं सेम लिमिटेशन ऑर्डिनेंस पर भी होंगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट विल बी इनवैलिड टू द एक्सटेंट इट मेक्स एनी प्रोविजन विच द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक। अगर पार्लियामेंट के पास उस एक्ट के, कोई भी एक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी तरह के एक्ट के रिगार्डिंग अगर वो प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो उस ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग भी नहीं होगा, ठीक है। और वो अगर ऐसा है कि वो प्रोविजन पार्लियामेंट में नहीं और ऑर्डिनेंस में आप फॉलो कर रहे हो, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये कह रहे हैं। गवर्नर में क्या है, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन, सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। बस यहाँ पे गवर्नर का नाम हो गया है, बिल्कुल सेम है। सिक्स्थ क्या है, प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ठीक है। उस ऑर्डिनेंस को मान लो अब जैसे 1 महीने के लिए 1 जून से लेकर 30 जून तक मान लो रेसेस में है, ठीक है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट सेंट्रल सिस्टम में आप पार्लियामेंट को मान लीजिए, स्टेट सिस्टम में आप स्टेट लेजिस्लेचर को मान लीजिए, ठीक है। तो मान लो 1 महीने के लिए नहीं है। अब जो सिचुएशन बनी इमरजेंसी सिचुएशन, वो बस 15 दिन के, ठीक है। उसके बाद उस एक्ट का कोई जरूरत नहीं लगती है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, तो वो 16 जून को क्या करेंगे, 16 जून को क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं किसी भी टाइम, या 15 जून को भी हटा सकते हैं जब उनका मन करे कि सिचुएशन अब ठीक हो गई है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ मतलब वो हटा सकते हैं उस ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम पर, ठीक है। मतलब वो एक्ट क्या कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया अब, ठीक है। और सेम चीज इसमें है, ठीक है, गवर्नर के रिगार्डिंग। सेवंथ क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर, कि मतलब प्रेसिडेंट को लगा कि ये सिचुएशन ऐसी है, तो हम इमरजेंसी सिचुएशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी सिचुएशन को मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है भी नहीं जिसको हम इमरजेंसी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली, बट वो सिचुएशन को इमरजेंसी मान रहे हैं क्योंकि उनको जबरदस्ती जो है ऑर्डिनेंस पास करवाना है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये डिस्क्रिशनरी नहीं होती है, ठीक है, कि जो जब भी आपको लगा आपने किसी भी सिचुएशन को इमरजेंसी बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट और विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करेंगे तभी वो विथड्रॉ करेंगे और अनाउंस करेंगे, ठीक है। गवर्नर ऑर्डिनेंस में इज नो, दिस मींस गवर्नर कैन प्रोमलगेट और विथड्रॉ ऑन द एडवाइस सेम, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। एट्थ क्या है, एन ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम और हर शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रिसेंबल। मान लो कि 15 या 16 जून को उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला ऑर्डिनेंस करने को, और 1 जुलाई आ गया है, तो उसके जब अब मान लो 1 जुलाई को क्या होने वाला है और विथड्रॉ नहीं किया है, वो सिचुएशन अब तक है उनके उनके मुताबिक, तो क्या होगा, सिचुएशन अभी तक इमरजेंसी की है, और अभी जो है 1 जुलाई को मॉनसून सेशन आने वाला है, और 1 जुलाई को क्या है, पार्लियामेंट सेशन में आता है। तो इस ऑर्डिनेंस, तो वो जो भी ऑर्डिनेंस पास किया है, तो 1 जुलाई को वो क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और शुड भी करना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट ने इशू किया है, वो प्रेजेंट करना पड़ेगा हर 2 हाउस में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, जब भी वो रीअसेंबल करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर बाई कैमरल है तो दोनों में, काउंसिल और लेजिस्लेचर असेंबली में, और अगर सिर्फ असेंबली है तो असेंबली में, ठीक है।
सेम पॉइंट है बिल्कुल। 9th, कैन ऑर्डिनेंस इशू by him or her ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament। मान लो 1 जुलाई को क्या हुआ है, रीअसेंबल हुआ है, प्रेजेंट कर दिया है। अगर उसको एक्ट बनाना है पार्लियामेंट को, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी लॉ होता है, अगर उसको परमानेंट एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट को वो 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। जिस तरह से बिल को आप अप्रूव करते हो, ऑर्डिनरी बिल को जब आप अप्रूव करते हो तो एक लेजिस्लेचर प्रोसेस होता है जो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में, और तब जाके वो एक्ट बनता है। तो 6 वीक के अंदर अंदर उसे आपको एक्ट बनाना है, ठीक है। जब भी आप रीअसेंबली कर रहे हो, जैसे 1 जुलाई को रीअसेंबली हो रही है, तो इट में सीज टू ऑपरेट इवन देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक्स। तो उस अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो वो जो है वो जो ऑर्डिनेंस है, वो जो टेम्परेरी लॉ है, वो सीज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है, टू ऑपरेट करने के लिए। और अगर 6 वीक से पहले, ठीक है, 6 वीक से पहले अगर दोनों हाउसेस ने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया उसको, ऑर्डिनेंस को, जिस तरह से रीअसेंबल करने से पहले, जैसे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर उसको क्या करते थे, विदड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में हाउस ने उसको क्या कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया पहले ही, 6 वीक से पहले ही, ठीक है। इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पासेस रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, मतलब अगर आपको an ordinance issued by him or her cease to operate on the expiry of 6 weeks, मतलब उनको 6 वीक्स के अंदर अंदर वो जो है बिल पास करना पड़ेगा। अगर एक्सपायरी होगी 6 वीक्स के बाद, 6 वीक पूरे हो गए और वो अप्रूव नहीं हुआ है, बिल की तरह वो पास नहीं हुआ है, तो वो सीज हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो सीज हो गया, मतलब सीज अगर वो 6 वीक से पहले ही कर दिया, ठीक है, या तो 6 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो वो अपने आप ही जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने जानबूझकर कि हमें नहीं चाहिए वो ठीक है, ऑर्डिनेंस जो टेम्परेरी लॉ है, तो वो उसको 6 वीक से पहले भी डिसअप्रूव कर सकते हैं, बस ऐसा कह रहे हैं। और सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी है। 10th में क्या है, ही और शी नीड नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है ऑर्डिनेंस को बनाने के लिए। लेकिन आप इसको मत भूलना, इस पॉइंट को मत भूलना कि डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो क्या करेंगे, प्रोमोलगेट, अनाउंस भी और विदड्रॉ भी किसके हिसाब से करेंगे, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है फॉर मेकिंग एंड, इसका मतलब आप ये समझ लें कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उनकी तो जरूरत है एड एंड एडवाइस की, ठीक है। प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं आर्टिकल 74 के अंडर ही करते हैं, जिसमें लिखा है कि वो कोई भी काम करेंगे उनकी एड एंड एडवाइस से करेंगे, उनके अलावा उन्हें किसी चीज की भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके अलावा। ओके इसमें क्या है 10th में, गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यहाँ पर तो इन्हें किसी की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन गवर्नर के ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल चीजें हैं गवर्नर की, क्या है, फर्स्ट, इफ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस, गवर्नर क्या नहीं बना सकते, टेम्परेरी लॉ नहीं बना सकते, विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। ऐसे 3 केसेस दिए गए हैं, अगर ये 3 केसेस हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन कह लीजिए, या उसमें प्रेसिडेंट की जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जो प्रेसिडेंट इन 3 केस में इंस्ट्रक्शन देंगे गवर्नर को वही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा, इन 3 के अलावा वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, लेकिन इन 3 सिचुएशन में उन्हें प्रेसिडेंट की क्या है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट मैंने आपको बताया, इफ बिल कंटेनिंग,
अगर वो ऑर्डिनेंस, अगर वो टेम्परेरी लॉ क्या कर रहा है, containing the same provision would have required the previous sanction of the president for its introduction in the, अगर कोई ऐसा बिल है, ठीक है, और आप उस, अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत है, प्रायर परमिशन की जरूरत है, अगर ऐसा कोई बिल है तो, और उसको क्या कर रहे हैं एज अ ऑर्डिनेंस जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की बोल रहे हैं कि आप ये ऑर्डिनेंस जो है पास कर दो, और वो ऐसा बिल है जिसमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट की, तो इस केस में वो उस चीज को, उस बिल को, ठीक है, या फिर ऐसा ऑर्डिनेंस जिसमें ऐसे बिल के सेम प्रोविजंस हैं जो बिल के होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट की सेम जो है प्रायर परमिशन, प्रीवियस सैंक्शन का मतलब है कि पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी तभी वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो सकता है। तो ऐसे बिल के जो सेम प्रोविजन उस बिल में है, अगर सेम प्रोविजन उस टेम्परेरी लॉ ऑर्डिनेंस में है जिसको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करने की कह रहे हैं, तो ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट की पहले जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी वो पास हो सकता है। सेकंड केस क्या है, गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जिस बिल में गवर्नर को क्या लगता है, गवर्नर को लगता है कि इसमें कंसिडरेशन की जरूरत है प्रेसिडेंट की, और ऐसे बिल के प्रोविजंस अगर उस ऑर्डिनेंस में हैं तो उन्हें वो जो है प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन से ही वो ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। If an act of a state legislature containing the same provision would have been invalid, अगर कोई ऐसा एक्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का जिसमें सेम प्रोविजन है जो कि इनवैलिड ठहराया जा सकता है विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट, तो ऐसे ही एसेंट के भी प्रोविजन जो कि आप थ्रू ऑर्डिनेंस पास करना चाहते हैं तो वो भी बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के नहीं हो सकते। तो इन तीन केसेस में क्या बताया गया है कि आप किसी भी बिल को या किसी भी ऐसी चीज को कि जिसमें प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है और आप उसको ऑर्डिनेंस के नाम पे जो है पास कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हमें प्रेसिडेंट की इसमें जो है हम प्रेसिडेंट की पावर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इन तीन केस में आपको इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी तभी ऑर्डिनेंस पास होगा, भले ही गवर्नर को जो है इमीडिएट एक्शन की जरूरत है उसमें, लेकिन इन तीन चीजों में अगर ऐसा कुछ भी है तो उसमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्डनिंग पावर में, ठीक है। फर्स्ट है ही और शी कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ प्रेसिडेंट चैप्टर में, इनके मीनिंग क्या होते हैं सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पार्डनिंग पावर का अलग से एक वीडियो है, पहले उसको देखें तभी आप यहाँ हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये सब पावर होती है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी सेंट्रल लॉ, ठीक है, कोई भी सेंट्रल लॉ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको वायलेट करते हुए कोई भी इलीगल एक्शन लेता है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है कर रहा है, ऑफेंस क्या होता है, कोई भी इलीगल एक्शन लेना, ठीक है, और उसको कन्विक्ट किया गया है मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको पनिशमेंट दी है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो अब क्या है उस पनिशमेंट के रिगार्डिंग वो जो पर्सन है जिसको पनिशमेंट मिली है वो प्रेसिडेंट से आस्क कर सकता है किन चीजों के लिए, पार्डन के लिए, रिप्राइव के लिए, रिस्पाइट के लिए, रेमिट के लिए, सस्पेंड, कम्यूट के लिए, ठीक है। अगर वो ऐसा प्रेसिडेंट, अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है या तो वो ये चीज दे दे या फिर यह चीज ना दे, ठीक है। नेक्स्ट है ही और शी कैन पार्डन, रिप्राइव, रिपाइट, वो सब कुछ कर सकते हैं, इवन डेथ सेंटेंस भी वो के रिगार्डिंग भी जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ही और शी इज द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन ए डेथ सेंटेंस, ठीक है, लेकिन देखो पार्डन भी कर सकते हैं, रिप्राइव, पार्डन का मतलब होता है किसी को डेथ सेंटेंस मिला है लेकिन आपने पूरा का पूरा कंप्लीट फॉरगिवनेस कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को डेथ सेंटेंस दे रखा है, मतलब वो कॉन्विक्टेड है डेथ सेंटेंस से, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको पनिशमेंट दिया लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको पार्डन कर दिया, मतलब कंप्लीट फॉरगिवनेस, अब उसके ऊपर से डेथ सेंटेंस हट जाएगा और जैसे हम लोग रह रहे हैं वो भी एज अ ऑर्डिनरी पीपल वो जो है रहेगा, ठीक है,
उसके पास भी अब सेम राइट है वो। तो ये जो पार्डन करने की पावर है डेथ सेंटेंस पे, वो अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है, ठीक है। गवर्नर कैन नॉट पार्डन, ठीक है, अ डेथ सेंटेंस। पार्डनिंग पावर यहाँ पे मतलब है कि रिप्राइव, रिस्पाइट, ये जो सारे वर्ड्स लिख रखे हैं ना ये सारे, लेकिन पार्डनिंग पावर में एक और पावर आती है फर्स्ट, जो होती है पावर पार्डन, ठीक है। पार्डन यहाँ पे इसका मतलब है कंप्लीट फॉरगिवनेस, जो मैंने यहाँ पे बताया। इस पार्डनिंग पावर में और इस पार्डन में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सब इंक्लूडेड है, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, कम्यूट, ठीक है। यहाँ पे सब जो है पार्डन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये पार्डन और ये पूरा पार्डनिंग पावर्स ये अलग अलग है, ठीक है। इनमें जो है आप कंफ्यूज मत होना। तो जो गवर्नर है वो क्या पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को, इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब फॉर अ डेथ सेंटेंस, ठीक है। इफ द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट, मतलब गवर्नर के पास नहीं होती है पावर, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन जो गवर्नर है वो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस पे, लेकिन वो पार्डन नहीं कर सकते हैं, बस बाकी चीजें कर सकते हैं लेकिन पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस से रिलेटेड जो है डिफरेंस है पार्डन से रिलेटेड, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। सेकंड डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है किसका, डेथ सेंटेंस पे हमने जो है पार्डन दे रहे हैं, तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास नहीं है। सेकंड है कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट से रिगार्डिंग जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, जितनी भी पार्डनिंग पावर होती है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में अगर मिलिट्री कोर्ट इन्वॉल्व है तो उसमें गवर्नर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ठीक है। ओके, लेट मी जूम, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं जैसे सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वैसे स्टेट में। कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नर हैज बीन मेड ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। अगर हम अदर वर्ड में कहें, गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज हिज और हर पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। उन्हें एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को, ताकि वो एक्शन ले सकें। एक्सेप्ट, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें गवर्नर को रिक्वायर होता है अपनी डिस्क्रिशन में, डिस्क्रिशन का मतलब है ओन जजमेंट, ठीक है। खुद की जजमेंट से वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस से ही करना होता है ना, क्योंकि 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसमें जो है गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन से जो है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, इश्यूज भी होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे होते हैं, आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं ना, ये वही पावर्स हैं जिसमें गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन से, खुद की जजमेंट से जो है डिसीजन लेते हैं, जिसमें एडवाइस नहीं चलती है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये गवर्नर में आप जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे स्टेट सिस्टम से रिगार्डिंग बोल रहे हैं, सेंट्रल सिस्टम के रिगार्डिंग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग द, और ये इतने बेसिक चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें मेरे कोर्स की, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, पर्टिकुलर रेफरेंस। अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर के, अगर ये देखनी है तो हम क्या है 3 आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल, 154,
आर्टिकल 164, ठीक है, ये याद रखना 54 और एक 155 में +1 कर दो और 164 और 164 से पीछे क्या है 163, तो 3 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ठीक है, क्योंकि वो क्या है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनके नाम पर ही जितने एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो लिए जाते हैं। एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड by him or her either directly or through officers subordinate to him, या तो वो डायरेक्टली उन पावर को क्या करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर्स को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, या हम कह लीजिए वो अपनी पावर्स को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, या फिर वो अपनी पावर जो है थ्रू ऑफिसर जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू जो है वो काम करते हैं। तो ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, या तो आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा, तो ये आर्टिकल 154 कहते हैं। सेकंड क्या है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड, तो मतलब चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो एड एंड एडवाइस करे किसको, गवर्नर को, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार, जिसमें उनकी डिस्क्रिशन चलेगी। तो ये आर्टिकल 163 ऐसा बोलता है, ठीक है, कि एक्सेप्ट जिनमें उनकी डिस्क्रिशन चलेगी, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको 1 2 3 पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उनको छोड़ के उनको एड एंड एडवाइस उनको देनी है, किसको, गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। थर्ड क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं ये इसका मीनिंग समझा चुकी हूँ, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आर्टिकल 164, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है कि अब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा हर चीज में, जो भी डिसीजन लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं, अलग अलग जो है मिनिस्टर्स होते हैं, तो हर एक मिनिस्टर को जो है स्टेट लेजिस्लेचर में उस पे एग्री करना पड़ेगा, किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है डिसीजंस पे। और किसी भी चीज पे, जैसे कोई भी एक्ट बन रहा है, बिल पास हो रहा है, तो उस पे भी तो जो है उनके जो भी उनके थॉट्स है वो मैच करने चाहिए आपस में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से क्या कर सकते हैं, उन्हें मिनिस्टर के पद से हटाया जा सकता है बाय चीफ मिनिस्टर, गवर्नर को कह के, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, कि वो क्या रहें, कलेक्टिव बन के रहें, एकजुट बन के रहें, एज अ वन बन के रहें, ठीक है, किसी भी डिसीजन पर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ली है, ठीक है। दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, ठीक है, ताकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बने, ठीक है। बने का मतलब है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि मेजोरिटी में जो है वो जो गवर्नमेंट है स्टेट में वो रहे मेजोरिटी में, ठीक है। अगर डिसएग्री करेंगे और मिनिस्टर को हटाते जाएंगे तो क्या है, सीट कम होती जाएंगी एक टाइम पे और मेजोरिटी गिर जाएगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पॉसिबल टू रिस्पेक्ट में। क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो अलग है, कैसे है, प्रेसिडेंट से अलग कैसे है। देखो पहला तो अलग ऐसे है कि while the constitution envisages the possibility of the governor acting at times, देखो यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट हैं गवर्नर के पास जिसमें वो डिस्क्रिशन से अपनी मन मर्जी से जो है डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है प्रेसिडेंट की, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में तो उनको बाइंड कर दिया गया था कि एड एंड एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, कि सिर्फ एड एंड एडवाइस से जो है वो काम करेंगे, ठीक, और जो भी एड एंड एडवाइस उनको दी जाएगी बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके रिगार्डिंग ही आपको जो है एक्शन लेना है। लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, जो भी कंक्लूजन है लास्ट वो ये है कि वो एक बार रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा उसको भेज दिया उसी चीज को, तो उन्हें उस पे क्या करना पड़ेगा, उसी के रिगार्डिंग उस एडवाइस को मान के क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है।
आफ्टर द 42nd 1976 इस अमेंडमेंट के दौरान जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो क्या हो गई थी, बाइंडिंग हो गई थी प्रेसिडेंट पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नर के रिगार्डिंग नहीं बना है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट क्लियर दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन और नोट, कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसपे हमें ये देखना है कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसको फाइनल भी गवर्नर ही करेंगे, ये मेरे ही डिस्क्रिप्शन से चलेगा, ठीक है। तो वो फाइनल जो डिसीजन होगा वो भी गवर्नर का ही होगा। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम और हर कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। और अगर जो भी काम करते हैं या उसकी जो वैलिडिटी रहती है डिस्क्रिप्शन की, तो वो किसी भी ग्राउंड पर जो है क्वेश्चन नहीं की जाएगी, कि उनको कर आउट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए उनको या नहीं करनी चाहिए, वो वही डिसाइड करेंगे, कौन, गवर्नर ही डिसाइड करेंगे कि उनको अपने ओन जजमेंट पर, मतलब डिस्क्रिप्शन पर कैसे एक्ट करना है, और वो जो पावर है वो उनके डिस्क्रिप्शन के अंडर आती है या नहीं आती है, सब कुछ फाइनल कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पर बाइंडिंग है, अब एक बार रिटर्न करने के बाद एडवाइस उनको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नर के पास पावर है, ठीक है। द गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। अब किन किन केस में उनके पास डिस्क्रिप्शन है, अब देखो, अब ये पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो कि उनको कोई बिल लग रहा है कि हम मेरे को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना है, तो ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो अगर उनका एडवाइस करे कि नहीं आप इस बिल को रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नर को माननी पड़ेगी, नहीं, वो बोल दें कि हम तो करेंगे, ठीक है, ये बिल रिजर्व होगा प्रेसिडेंट के लिए। इसमें सिर्फ जो है गवर्नर की पावर है गवर्नर के पास कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग वो अपना डिस्क्रिप्शन फाइनल करेंगे, वो भी उन्हीं के पास पावर है, ठीक है, कि ये जो पावर है मेरे डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग है या नहीं है, ठीक है, तो वो भी चीज फाइनल करेंगे। और ये तो केस है ही है, ठीक है, ये तो केस है ही है जिनमें उनको कोई जरूरत नहीं है किसी की एड एंड एडवाइस की, और वो अपने रिगार्डिंग ही उनमें क्या करेंगे, ये पहले 4 पॉइंट तो आप याद कर ही लेना, ठीक है, जिसमें उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है किसी की एड एंड एडवाइस की, वो अपने रिगार्डिंग जो है एक्शन लेते हैं, ठीक है। सेकंड है रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगर उनको लग रहा है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या सेंटर के पास सब्जेक्ट हैं स्टेट को एडमिनिस्टर करने के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर गवर्नर को लगे तो प्रेसिडेंट को क्या कह सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि उस पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, while exercising his or her function as the administrator of adjoining union territory, ठीक है। तो जब हम यूनियन टेरिटरी चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि मतलब यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की। तो उसमें क्या होता है, गवर्नर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ फंक्शन अपने डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। फोर्थ क्या है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम मेघालय। ये है 6th शेड्यूल से रिगार्डिंग, ठीक है। जो हम 6th शेड्यूल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा कि अमाउंट पेबल कितना है उसको डिटरमाइन करना, गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेट की, इन स्टेट की गवर्नमेंट को कितना अमाउंट जो है पे करना है वो डिटरमाइन करना, कि कितना अमाउंट पे करना है कौन कौन से, इससे याद रखो ये एटीएम, ठीक है। असम मेघालय असम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम टू एन एटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी काउंसिल बनाई जाती है। एज रॉयल्टी उनको कितना अमाउंट देना है, ठीक है। अकरिंग फ्रॉम लाइसेंसेस फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे 6 शेड्यूल तो उसमें अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट, कि उस इन स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको कितना अमाउंट देना है एज रॉयल्टी अकरिंग फ्रॉम लाइसेंस,
ठीक है, जो लाइसेंस फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन से जो आ रहे हैं उनको कितना अमाउंट पेमेंट करना है एज अ रॉयल्टी, ये कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नर डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, in addition to the above constitutional discretion, the express discretion mentioned in the constitution, the governor like the president also has situation discretion, ठीक है। The hidden discretion derived from the exigencies of prevailing political situation in the following cases। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिसमें वो अपने डिस्क्रिशन से काम करेंगे। पहली चार तो हमने पढ़ ली, अब बाकी की भी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो अपने डिस्क्रिशन से जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू द अबोव, जो भी हमने ऊपर चार पढ़े हैं उनके एडिशन में, ठीक है, द एक्सप्रेस डिस्क्रिशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, द गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज अ सिचुएशन डिस्क्रिशन, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे ना वो प्रेसिडेंट के पास भी होती है कि मान लो किसी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं आई, हम पढ़ चुके हैं ये चीज प्रेसिडेंट चैप्टर में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर किसको घोषित करना है, ठीक है, कौन से लीडर को, किसके पास कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, सब ये सब, ठीक है। तो ऐसा सेम फंक्शन किसके पास होता है? गवर्नर के पास भी होता है, डिस्क्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। द हिडन डिस्क्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सिजेंसीज ऑफ प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, ये डिस्क्रिशन पावर कब आता है? जब कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है या एक्सिजेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें डिस्क्रिशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को भी स्टेट लेवल पे, प्रेसिडेंट को सेंट्रल लेवल पे। तो ऐसी कौन सी पावर है गवर्नर की? और ये सेम किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास भी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर कट मेजोरिटी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, ठीक है, वोट हुई लेकिन किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई, मान लो टाई हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अलग अलग पार्टी हैं, तीन पार्टी है मान लो, सब में वोट बट गए और किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस, और चीफ मिनिस्टर क्या हो गए हैं? नो लिव, नो लॉन्गर लिव, ठीक है, अब वो नहीं रहे हैं, वो डाई हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में भी, और कोई मेजोरिटी नहीं आई, इस सिचुएशन में भी जो है अपना डिस्क्रिशन पावर जो है कि किसको एज ए लीडर चुनना है या फिर फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं या फिर क्या करवाना है, तो इसमें जो है गवर्नर के पास क्या होती है? अपनी जो है पावर होती है डिस्क्रिशन की, वो उसमें डिसीजन ले सकते हैं। बाकी के दो क्या होते हैं? अगर डिसमिस हो जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कॉन्फिडेंस मोशन ना रहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं? गवर्नर अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, पहला तो क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिसोल्यूशन हो जाए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, कि मेजोरिटी नहीं रही है, सेम है। हैज लॉस्ट मेजोरिटी का मतलब है अगर जब मेजोरिटी नहीं रहती है तभी जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। मोर ओवर द गवर्नर हैज सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो गवर्नर डिस्चार्ज करते हैं, मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट उनको डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये करना है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो, और गवर्नर उसके रिगार्डिंग उस डायरेक्शन के प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई डायरेक्शन को क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं, उस डायरेक्शन को क्या करते हैं? निभाते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो है एक्ट करते हैं। In this regard, the governor, though has to consult the council of ministers led by chief minister, act finally in his or her discretion। क्या करते हैं इसमें गवर्नर? वैसे क्या होता है कि गवर्नर कंसल्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इनके रिगार्डिंग, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली वो क्या करते हैं? अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी इशू है और प्रेसिडेंट ने उनको डायरेक्शन दी उसके बारे में कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम करना, तो पहले तो कंसल्ट करेंगे इनसे, लेकिन उनका अगर मन हो तो वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से या जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी पावर है? फर्स्ट है
महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड, ये सारी स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी अब हम पढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, कुछ एरियाज के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने फेडरलिज्म अपनाया ना, अलग अलग स्टेट जो है एक पूरे इंडिया में बनाए ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, हर प्लेस का जो हर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा रहे, उनकी डेवलपमेंट हो। वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हम चाहते हो उनका एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड हो ताकि उनकी डेवलप अच्छे से हो पाए। फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा, ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है। सेकंड है गुजरात में सौराष्ट्र एंड कच्छ की डेवलपमेंट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करना। थर्ड है नागालैंड विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि पीसफुल रहे वहां पे चीजें, ठीक है, हर चीज लॉ के हिसाब से हो। इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग एज द इंटरनल डिस्टर्बेंस, पीस वहां पे रहे क्योंकि वहां पे जो नागा हिल्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं तोनसांग एरिया, ठीक है, जहाँ पे डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस रहते हैं, वहाँ पे नागा हिल्स तोनसांग एरिया में जो है इंटरनल डिस्टरबेंस रहती है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो है गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन पावर कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, असम से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिफ्थ है मणिपुर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज इन द स्टेट, जो हिल एरियाज हो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सिक्स्थ है सिक्किम फॉर पीस एंड फॉर एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उनके सोशल और इकोनॉमिक एडवांस के लिए, मतलब उनके वेलबींग के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एडवांस, और वहाँ के सोशल एडवांसमेंट के लिए ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन जो भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेक्शन की है, अलग अलग कल्चर है, तो उनकी एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, और वहाँ के पीस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या है गवर्नर जो है अपनी जो है एक्शन ले सकते हैं अपने डिस्क्रिशन पावर के साथ साथ। सेवंथ है अरुणाचल प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है। एट्थ है कर्नाटका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदरा कर्नाटका रीजन, ठीक है, ये एक रीजन है कर्नाटका में, ठीक है, इसमें कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिसके जो जस्ट सेकंड गाइस, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट बोर्ड अलग से बनाना है, तो उसका भी क्या है गवर्नर देखते हैं। Thus, the Constitution has assigned a dual role to the office of governor in the Indian federal system, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असाइन करता है ड्यूअल रोल, किसको, गवर्नर को, दो दो रोल गवर्नर को देता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फेडरल सिस्टम में। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इश्यूज क्या क्या हैं गवर्नर की फंक्शनिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सरकारिया कमीशन जो कि 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था और 88 तक चला था, तो उन्होंने कुछ इश्यूज बताए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर, ठीक है, कुछ इश्यूज हैं गवर्नर से रिलेटेड एंड दीज इश्यूज आर कंटिन्यूइंग, और ये कंटिन्यू रहते हैं और रेलिवेंट रहते हैं, मतलब कि बहुत हॉट टॉपिक की तरह रहते हैं इवन टुडे, आज के टाइम पे भी। तो कमीशन ने एक्सप्लेन किया है उनको इन इश्यूज को। तो फर्स्ट इशू क्या है, फर्स्ट इशू है कि देखो अब डिस्क्रिशन पावर चलती है, ठीक है, डिस्क्रिशन मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो उसमें क्या करते हैं गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर, मतलब ऑन जजमेंट के हिसाब से खुद पहले वो जज करते हैं सिचुएशन को, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं वो एक्ट लेते हैं फाइनल डिसीजन बना के, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो गवर्नर को चूज करना होता है कि वो किसे इनवाइट करें एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उनके डिस्क्रिशन में क्या होता है कि वो चूज करें चीफ मिनिस्टर को कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि अभी कोई नो मेजोरिटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजोरिटी में नहीं आ रही है,
तो गवर्नर अपनी ओन जजमेंट को यूज करते हैं टू डिसाइड कि किस पार्टी और लीडर को, ठीक है, किस पार्टी और लीडर को सपोर्ट मिल रहा है असेंबली में। तो क्या करते हैं, गवर्नर देखते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा जो है असेंबली में सपोर्ट मिल रहा है, ताकि उसी पार्टी को जो है एज अ गवर्नमेंट घोषित करें और उसी पार्टी के लीडर को जो है चीफ मिनिस्टर जो है बनाया जाए। तो ऐसा मेजोरिटी में उनको देखना कि कौन कौन एमएलए जो है, कितनी सीट्स हैं जो इस पार्टी को, इस लीडर को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ये काम किसका होता है, जब कोई मेजोरिटी नहीं होती है तो ये देखना कि किसके पास ज्यादा वोट्स आ रही हैं, तो ये काम होता है गवर्नर का, ठीक है। अब इसमें इशू क्या आता है, व्हाट इज द इशू इन इट। इशू क्या होता है कि इसमें जो डिस्क्रिशन पावर है वो मिसयूज की जाती है बाय गवर्नर, ठीक है। कैसे मिसयूज की जाती है कि गवर्नर एक पार्टी को फेवर करते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक पार्टी को वो फेवर कर सकते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर। कैसे, जैसे मान लो कि कोई भी उनका पार्टी फेवरेट है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, वो उसको जो है फेवर करते हैं। कैसे फेवर करते हैं, वो जो है फ्लोर वोट मान लो नहीं करते और ऐसे ही काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है। फ्लोर वोट का मतलब है, फ्लोर वोट का मतलब ये होता है कि उन्होंने असेंबली में जाकर वो क्या करते हैं, फ्लोर वोट नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुद ही जो है डिसीजन लेते हैं। फ्लोर वोट का मतलब है असेंबली में जाकर ये देखना कि कौन मेजोरिटी में है, किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये ना देखते हुए वो खुद ही जो है डिसाइड कर लेते हैं कि इस पार्टी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस चीज की क्या हो सकती है, मिसयूज किया जा सकता है पावर का, जिससे क्या हो सकता है, पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है, पॉलिटिकल जो है कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है। प्रोटेस्ट होते हैं कि गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर जो है सपोर्ट नहीं देखा कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और खुद ही ये डिसीजन उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर इंस्टेबिलिटी आई तो गवर्नर के पास एक और जो है पावर है कि वो जो है रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल के लिए। और अगर इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, कि वोटिंग कैसे करते हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसे देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जब क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है, ठीक है। या फिर वो जनरल इलेक्शन के लिए देख रहे हैं या क्या करते हैं, वो डिसीजन उनका होता है, ठीक है। तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो पहला है इन चूजिंग चीफ मिनिस्टर। सून आफ्टर एन इलेक्शन व्हेन अ सिंगल पार्टी और अ कोलिशन इमर्जेस एज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी देयर इज नो डिफिकल्टी। तो अगर कोई मेजोरिटी ले लेती है, ठीक है, मेजोरिटी सीट्स ले लेती है स्टेट में कोई भी पार्टी या कोलिशन से, तो उसमें तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है सिलेक्शन करने में कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। लेकिन जहां पर कोई भी सिंगल पार्टी या ग्रुप जो है, कोई नो सिंगल पार्टी और ग्रुप कमांड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी का होता है, ज्यादा मेजोरिटी सीट्स नहीं ले पाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो क्या होता है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी नहीं आती है, तो अब क्या होगा, किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई तो गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो उसमें गवर्नर के पास जो क्या आ जाता है, वो राइट आ जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करें। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, द लीडर ऑफ अ पार्टी so far as the governor is able to ascertain का मतलब क्या है कि वो देखेंगे सोच विचार करेंगे कि किस किस लेजिस्लेटिव असेंबली में किस सरकार के पास किस पॉलिटिकल पार्टी के पास या लीडर के पास किस लीडर को सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है, वो ये देखेंगे, ठीक है। वो फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी के पास मेजोरिटी नहीं आती है तो वो ये फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर होती है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है मेजोरिटी नहीं आई है तो वो फाइंड आउट करें। एबल टू असर्टेन का मतलब वो फाइंड आउट करें कि किसको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सपोर्ट मिल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में,
किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि जिसको हम एज अ गवर्नमेंट बना सकते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम एज अ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास भी ज्यादा सपोर्ट हो। तो उस चीज को क्या करना चाहिए, ये असेंबली पर छोड़ देना चाहिए टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब मेजोरिटी पार्टी आ रही है, ठीक है। दिस प्रोसीजर लीव्स लिटिल स्कोप, तो इसके रिगार्डिंग तो क्या होगा, अब ये जो मैंने इशू बताया ना कि वो खुद डिसीजन लेते हैं और वोटिंग नहीं करवाते हैं असेंबली में, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, स्टेट्स में कि गवर्नर अपना खुद डिसीजन ले लेते हैं, असेंबली में वोटिंग नहीं करवाते हैं कि कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। तो सरकारिया कमीशन ने ये इशू बताया था कि ये इशू है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि पूरा का पूरा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली पे आप छोड़ दीजिए ये चीज, ये इशू, ताकि कोई भी स्कोप या बहुत लिटिल स्कोप रहे, बहुत छोटा सा स्कोप रहे अनफेयरनेस का या पार्टीशनशिप का ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर, कि अगर ऐसा होगा तो प्रोटेस्ट होंगे कि गवर्नर ने क्या किया, गलत किया। तो ये जो प्रोटेस्ट है या फिर ये जो एलिगेशन है, ये जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, तो ये एलिगेशन बहुत लिटिल रह जाए, ठीक है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप असेंबली पे छोड़ देंगे तो ये जो स्कोप है एलिगेशन का वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है सरकारिया कमीशन ने बोला, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर इन द यूज ऑफ हिज डिस्क्रिशन, कि लोग बहुत कम ऐसा बोलेंगे कि जो डिस्क्रिशन का मिसयूज है वो किया जा रहा है, ठीक है, ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें इस पर। तो ये पूरा का पूरा काम जो है आप असेंबली पर छोड़ दो, वो सपोर्ट कर रही है, यानी फ्लोर जो टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट, जिसमें असेंबली में जाकर खुद जो है सपोर्ट सिस्टम को देखा जाता है अच्छे से, तो अच्छे से देखो और उसी को जो है गवर्नमेंट को घोषित करो और उसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर को जो है चीफ मिनिस्टर बनाओ, इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। सच अ सिचुएशन में ऑल्सो अराइज व्हेन अ मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द असेंबली और बिकॉज इट फाइंड इटसेल्फ अ माइनॉरिटी। तो ये तो हो गया कि जब मेजोरिटी नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है कि जब रिजाइन दे देते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन दे देती है, तो तब किसको गवर्नमेंट बनाए, तो ये भी तो एक सिचुएशन बनती है ना। और एक सिचुएशन ये भी बनती है जब जो है चीफ मिनिस्टर डाई हो जाते हैं, ठीक है, नो लॉन्गर लाइव, तो फिर क्या होगा, तो तब भी यही होगा, रिजाइन करना, ठीक है, डाई की सिचुएशन आना, या फिर जो है मेजोरिटी ना आना, तब डिस्क्रिशन किसके चलते, गवर्नर की, ठीक है। सेकंड है इन टेस्टिंग मेजोरिटी। सेकंड में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेजोरिटी देखनी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में किस सरकार के पास ज्यादा मेजोरिटी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कि गवर्नर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी को देखने के लिए। एक तो होता है कि आप लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, कि मतलब जितने भी जिनके पास सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक लेटर दें कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनको गिना जाए कौन किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो जिसके पास भी ज्यादा सपोर्ट आएगा, ताकि गवर्नमेंट जो है बन पाए और दोबारा से जनरल इलेक्शन ना हो और हम सरकार को बनाए। तो एक लेटर्स ऑफ सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ गवर्नर क्या करते हैं, ऐसे ही असेंबली में आते हैं और एमएलए से पूछते हैं, आस्क करते हैं एमएलए से कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एमएलए से पूछना डायरेक्ट कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर फ्लोर सिस्टम, एक होता है प्रॉपर फ्लोर सिस्टम करना, कि डायरेक्ट आप जो है असेंबली में जा रहे हैं, खुद से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली पे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि गवर्नर कई बार खुद डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इशू आता है द गवर्नर टेस्टिंग मेजोरिटी में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई तो लेटर ऑफ सपोर्ट को यूज करते हैं, कि कोई डायरेक्ट एमएलए से पूछ लेता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई जो है ये वाला इशू जो है फ्लोर सिस्टम नहीं करते और ये दो कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए ना फ्लोर सिस्टम, कि डायरेक्ट आप असेंबली में जाओ और उनसे पूछो,
ना कि अलग अलग एमएलए से आप पूछ लो ऐसे ही कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो एक प्रॉपर जो है सिस्टम होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो इन तीनों में से गवर्नर कोई भी करता है, ठीक है, हर एक गवर्नर अपना अलग अलग जो है फॉलो करता है प्रोसीजर, इन तीनों में से कुछ भी कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कि या तो आप ये टेस्ट करें, ठीक है, आपको ये टेस्ट करना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए कि ये ना करें ये ना करें, ठीक है, ताकि जो अच्छे टेस्ट हैं अच्छे रिजल्ट हैं वो आए। द गवर्नर हैव एम्प्लॉयड वेरियस वे टू डिटरमाइन विच पार्टी और ग्रुप इज लाइकली टू कमांड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो बहुत सारे वेज हैं, मैंने आपको बताया ना कितने सारे वेज हैं। Some have relied only on list of supporter of rival claimant। rival claimant का मतलब होता है कि कोई किसी पार्टी को, एमएलए किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, कोई एमएलए किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। प्रोड्यूस बिफोर देम, जो भी उनके सामने है ऑप्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं कि तो कुछ तो ऐसे रिलाई करते हैं को कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई ये वाले, तो मतलब एक यूनिफॉर्म वे है ही नहीं, ठीक है। इन अदर केसेस फिजिकल वेरिफिकेशन कर देते हैं कि काउंटिंग हेड कर दो, आस्क कर लेते हैं डायरेक्ट एमएलए से असेंबली में कि हाथ उठा लो, ठीक है, कौन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई भी हेड को काउंट कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये इशू आता है, गवर्नर प्रॉपर टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, इन डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर। मान लो जो सीएम है वो जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी नहीं रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं रही है, ज्यादा सीट नहीं रही है, मतलब जितनी भी सीट है उनको 2 कर दो +1 कर दो, उतनी सीट जो है अब पार्टी के पास नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो उसको हेड कर रहे हैं वो सब के सब जो है फॉल हो जाएंगे, वो डिसमिस हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अब नई गवर्नमेंट बननी चाहिए या फिर जनरल इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि इसके रिगार्डिंग की कोई क्राइटेरिया हो जो अडॉप्ट किया जाए डिसमिसल के लिए, चीफ मिनिस्टर के डिसमिसल के लिए। होता क्या है कि चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर ही सीज टू कमांड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो मेजोरिटी होल्ड नहीं करते हैं तो वो उस ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल फॉर अ चीफ मिनिस्टर टू रिजाइन इमीडिएटली और फेस द लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रूव दैट ही कंटिन्यू टू एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट, ठीक है। तो ये भी चीफ मिनिस्टर के लिए क्या होता है, नॉर्मल होता है कि वो या तो इमीडिएटली रिजाइन कर दें, ठीक है, कि उनके पास मेजोरिटी नहीं रही है, या फिर वो प्रूव करने की कोशिश करें ताकि उनके पास मेजोरिटी आ जाए, कि मतलब एमएलएस को मनाए कि आप हमारी पार्टी में रहे, तो उनको प्रूव करने के लिए उनको कुछ टाइम दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो मेजोरिटी सपोर्ट को दिखा सके, ठीक है। तो फेस द लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रूव दैट ही कंटिन्यू टू एंजॉय मेजोरिटी अबाउट। तो उनके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं। जब अब मेजोरिटी नहीं रहती उसके पास ही, उनके पास जो है चीफ मिनिस्टर के पास ये 2 ऑप्शन रहते हैं, या पूरी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, या तो मेजोरिटी दिखाएं या फिर रिजाइन कर दें। अब उसमें क्या होता है कि डिसॉल्विंग के टाइम लेजिस्लेटिव को डिसॉल्व करना है, अगर मेजोरिटी नहीं रही है तो गवर्नर जो है कई बार गलत मिसयूज करते हैं पावर का, कि कैसे, कि मान लो कि जो सरकार है, जो अभी फिलहाल सरकार उनकी मेजोरिटी नहीं रही है, वो कह रही है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम मेजोरिटी दिखाएंगे, ठीक है, असेंबली में हम मेजोरिटी दिखाएंगे, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन गवर्नर क्या कहते हैं, यू हैव टू रिजाइन, और मैं इस असेंबली को डिसॉल्व कर चुका हूँ। तो ये क्या होती है कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए और वो इमीडिएटली रिजाइन करवा देते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन उनके पास दोनों होते हैं, लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से ऐसा करवाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन करना होता है इमीडिएटली, वो चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर लें, लेकिन गवर्नर क्या बोलते हैं कि हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप मेजोरिटी दिखाओ। ये तब होते हैं, ये चीज गवर्नर तब करते हैं जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवरेटिज्म कर रहे हो या बायसनेस कर रहे हो, ठीक है, उनको पॉलिटिकल पार्टी वहां रखनी हो, ठीक है, तो ये मिसयूज होता है, ये इशू है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिसॉल्विंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, पढ़ के देखते हैं, वेरियस गवर्नर हैव अडॉप्टेड डिफरेंट अप्रोचेस, जो मैंने आपको बताया ना, इन सिमिलर सिचुएशन। अब एक ही सिमिलर सिचुएशन है कि मतलब अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, मेजोरिटी नहीं रहा है, ठीक है,
लेकिन कई बार क्या करते हैं उसको तभी डिसॉल्व कर देते हैं इमिडिएटली, और कभी क्या करते हैं कि टाइम दे देते हैं। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है। सो हाँ, तो अब क्या है, सॉरी, ओह गॉड, ओके, टू डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कोई एक सेम क्राइटेरिया नहीं है, वो सेम सिचुएशन में अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से सेम सिचुएशन को हैंडल करते हैं। द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर इंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली इज नॉर्मली बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, ठीक है, कि ये तो बाइंडिंग होता है गवर्नर के ऊपर। अगर मेजोरिटी है तो उन्हें उसको चीफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, एज अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। अगर वो मेजोरिटी ले आते हैं तो कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं होती गवर्नर के पास। लेकिन जब मेजोरिटी नहीं होती है, कि जब चीफ मिनिस्टर लॉस्ट कर देते हैं सपोर्ट या मेजोरिटी नहीं रहती है, तो सम गवर्नर रिफ्यूज टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस टाइम पे सम गवर्नर क्या करते हैं, उनको रिजाइन करना होता है, क्योंकि उनके पास चाहकर भी मेजोरिटी नहीं आ रही है टाइम देने के बाद भी, ठीक है, तो उनको रिजाइन करना होता है। फिर भी गवर्नर क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो क्या कर रहे हैं, वो बायसनेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ऑन हिज एडवाइस, ठीक है। सम गवर्नर रिफ्यूज कर देते हैं कि ऑन हिज एडवाइस, ठीक है, कि चीफ मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करें कि मैं रिजाइन देना है, लेकिन गवर्नर इस चीज को रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अदर सिमिलर सिचुएशन में क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एडवाइस को कि ठीक, आप रिजॉल्व जो है आप क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं एंड डिसॉल्व द असेंबली, और आप असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम चीज है। फिफ्थ पॉइंट है इन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट रूल। अब क्या होता है, कई बार तो वो बोल देते हैं कि आपको क्या, अब ये जितने भी मैंने पीछे पॉइंट बताए, ये क्या होता है, इन चीजों से क्या आती है, इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अब इंस्टेबिलिटी आई भी ना हो, ठीक है, मतलब कि गवर्नर के पास मान लो ऐसा ऑप्शन है कि वो मेजोरिटी में उस सरकार को दिखाने के लिए उसको 5 दिन की या कुछ टाइम की उनको टाइम दें, ठीक है, जो भी टाइम वो देना चाहें, ठीक है। ऐसा होता है कि पहले तो आप ये दिखाएं कि मेजोरिटी है या नहीं, अगर मेजोरिटी हो रही है तो ठीक है। लेकिन करते क्या है, वो गवर्नर क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, वो उनको टाइम नहीं देते हैं, डायरेक्ट रिजाइन कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है, इंस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स में। और उसमें क्या होता है, वो फर्स्ट उनको टाइम देने के बजाय वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। हालांकि इंस्टेबिलिटी उन्हीं की वजह से आई है, क्योंकि उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया। तो ऐसे इश्यूज आते हैं जो सरकार या कमीशन ने रिकमेंड किए हैं कि ऐसे इश्यूज आते हैं और इनको क्या है, सेटल करना चाहिए, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्या आ जाते हैं, इंस्टेबिलिटीज आ जाती है स्टेट्स में। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल को आप फेवरेटिज्म करेंगे या उसका सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो राइवलरीज होंगे, ठीक है, जो अपोजिट में पार्टी होंगे, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है वो क्या हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चलेगा, ठीक है। जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पे जो है सरकार होनी चाहिए, वो रहेगी ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो द गवर्नर रिकमेंड्स